किसानों के साथ बीमे के कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार से किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला किया जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा घोटाला जिसको कह सकते हैं, ये बार बार डीसी लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, डीडीए लेवल पर अनेकों बार उसकी त्रुटि के लिए और उसको ठीक करवाने के लिए उनसे मिलते रहे हैं। सब इस बात को मानने को तैयार थे, डीसी लेवल पे भी, एसडीएम लेवल पर भी, डीडीए लेवल पे भी, कि एक किसान के साथ गलत हो रहा है। और एक समिति जो किसान की निगरानी समिति किसानों के लिए सरकार ने बनाई हुई है, उस निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इशू है जो बीमे की रकम सीएचसी सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया, क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहाँ पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। 7 महीने के बाद जब उनका क्लेम उनके पास जा चुका था, प्रति एकड़ 32-32 हज़ार रुपये, लगभग जींद, हिसार और रोहतक कुछ कैथल की बेल्ट को मिलाकर लगभग 4,500 किसानों का इस प्रकार का मसला है। मैंने आज सुबह एग्रीकल्चर विभाग से भी इसकी जानकारी ली, अनऑफिशियली, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारियों का। उन्होंने मुझे ये ब्यौरा दिया कि ये बिल्कुल ये सही बात है जो आपकी नॉलेज में है, और ये किसानों के साथ बीमा कंपनियों का बहुत बड़ा एक फ्रॉड और घोटाला है। और इस बात के बारे में अनेकों बारें प्रयास भी किए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो बीमा कंपनियां इतने बड़े उसकी हैं कि उनको किसी की सुन नहीं रहे। सरकार लेवल पर इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखा है। इसमें लगभग हम कैलकुलेशन कर रहे थे भाई सुमित के साथ बैठकर, कल भी मेरे पास था, लगभग 700-800 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है जो किसानों का, जिसको ये बीमा कंपनियां बिल्कुल डकार गई हैं। इससे बड़ा जो एक धोखा और अन्याय किसान के साथ मैंने नहीं देखा। और उसके ऊपर हमारी हरियाणा की सरकार मोनी बाबा बन के बैठी है, उसकी कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि किसान के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरे संघर्ष के लिए किसान तैयार हैं। और आज कितना बड़ा एक धोखा है किसान के साथ। किसान को मुआवजे के लिए 72 घंटे का टाइम दिया जाता है। किसान का अगर 1 सेकंड भी उस 72 घंटे से ऊपर चला जाता है तो किसान का वो क्लेम जो भरता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। किसान के लिए तो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, लेकिन उन बीमा कंपनियों की लूट को और उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई ऐसी जो ना उनके ऊपर पाबंदी लगाने, ऐसा कानून बनाने का काम नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि ये चीज़ें सरकार की मिलीभगत से हो रही हैं। अन्यथा अगर सरकार अपने प्रदेश का किसान का अगर भला चाहती तो उन बीमा कंपनियों को इस प्रकार की खुली लूट करने का मौका नहीं देती। तो ये विषय आपके संज्ञान में लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस का एक मेन मुद्दा है। आज
7-7 महीने से जो क्लेम पास भी हो गए हैं उनकी पेमेंटें किसान के खाते में उन बीमा कंपनियों ने नहीं डाली हैं। सरकार बात करती है ब्याज की, किसान आज ऋण के नीचे दबा हुआ है, बैंकों का कर्ज उस पर चढ़ रहा है, एक एक दिन का ब्याज उससे वसूला जा रहा है। तो ये बीमा कंपनियां 7-7 महीने तक उन्होंने अभी तक वो क्लेम किसान के खाते में नहीं डाले हैं, तो क्या किसान का हक नहीं बनता उस पैसे का इंटरेस्ट उसको ये कंपनी को द्वारा? ये काम सरकार का बनता है जो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू, आज पूरे प्रदेश का किसान इससे पीड़ित और परेशान है। ये एक गंभीर विषय है जो आपकी संज्ञान में लाकर मैंने आपको ये बताने का आज मेरा मुद्दा था। दूसरा, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है एचपीएससी का एक नए तरीके का स्कैंडल, जो कितना गंभीर विषय है। हमारी सरकार के मुखिया और हमारी सरकार के नुमाइंदे मंत्रीगण अपने भाषणों में हर रोज़ खर्ची पर्ची ना होकर निष्पक्षता से नौकरी देने की बात करते हैं। आप सबके सामने होगा, 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एचपीएससी ने एक नया तरीका ईजाद करके इस पेपर को लीक करने का काम किया है। 2022 का जो एचपीएससी का एचसीएस के लिए जो पेपर था, उस पेपर को ऐसे तरीके से बदलकर कि सेम उसके क्वेश्चन की डिटेल बदल दी। जो क्वेश्चन 14 पे 2 पे था उसको 14 पे ला दिया, जो पहले 4 नंबर पे था उसको 15 पे कर दिया, जो 5 पे था उसको 16 पे कर दिया, 79 था उसको 17 पे कर दिया, 80 वाले को 18 पे कर दिया, 81 को 19 पे कर दिया। इस प्रकार उनकी वो चेंज करके नंबरिंग, और वही पेपर 32 क्वेश्चन सेम उसके अंदर डोप करके एक नया तरीका ईजाद करके अपने लोगों को बेनिफिट देने का काम किया है। और 4 क्वेश्चन जिसमें राम और श्याम सिर्फ नाम बदलकर उसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये इतना बड़ा एक धोखा है जिसकी कंप्लेंट सेक्रेटरी को लिखित में जो है ना उन अभ्यर्थियों के द्वारा दी भी गई है, जो आप सबने शायद पढ़ी होगी। ये कितना बड़ा एक घोटाला जो सरकार आज बात करती है, दावे करती है, ये पेपर लीक का सिस्टम नए नए तरीके ईजाद करके आज प्रदेश के युवा को ठगा और लूटा जा रहा है। इससे बड़ा चिंता का विषय नहीं है। उसी प्रकार से आज पीछे HKRN के द्वारा 550 के करीब कंडक्टर की भर्ती HKRN सरकार दावे कर रही है कि हमने एक क्लिक से 550 547 कितने कंडक्टरों को ज्वाइनिंग दे दी है। जब मेरी स्टूडेंट्स से मेरे बहुत सारे युवाओं से मेरी बात हुई, मेरे से फ़ोन पे बात हुआ कि एक लेटर तो पीछे मिला था HKRN को कि इस प्रकार से कंडक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, लेकिन उसकी कब एडवर्टाइजमेंट की ये किसी को नहीं मालूम। कितनी भयंकर एक बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को कंडक्टर की ज्वाइनिंग देकर सरकार वाहवाही लूट रही है। ये सरकार की जो है ना असलियत है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सब साथियों के माध्यम से, सरकार इस प्रकार का खेल कब बंद करेगी? आज पूरा प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान हो चुका है, और सरकार अपने दावे करने में बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने से बाज नहीं आ रही। प्रैक्टिकल सच्चाई ये सब आप लोगों के सामने है। आज ये इतनी बड़ी एक त्रासदी युवाओं के साथ सरकार कर रही है, इससे बड़ा जो ना दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगला विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल जींद के अंदर बड़ी बड़ी बात करते हैं सारे उनके अपने MP और MLA। रेलवे फाटक का ऐसा इशू जिससे जींद शहर को 2 भागों में बांट दिया। जिस शहर को राजधानी बनाने की बात करते रहे हैं इस सरकार में बैठे लोग, आज जींद शहर का सबसे बेड़ा कर रखा है। उनसे वो जींद शहर पूरा सवाल करता है, उनसे करता है कि कौन सा राजधानी का निर्माण आप करने जा रहे हो। उसके अलावा मेरे सवाल आज के इस गंभीर विषय में इस सरकार से हैं कि आज सरकार, मुख्यमंत्री जी, सरकार लोगों के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाने के बाद करती है, जबकि प्रदेश के हालात ये हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया है। शिक्षित बेरोजगारी के कारण युवाओं का विदेशों में जाने का, अपनी ज़मीनों बेचकर आज उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। वो भी बेरोजगारी के उस चक्कर में अपनी ज़मीन बेचकर और 2 नंबर के रास्ते से जा रहा है और वहाँ विदेशों में पढ़ के उसका बुरा हाल है। कितने हमारे युवाओं की डेड बॉडीज भी जो घर वालों को नसीब नहीं हुई हैं। ये हालात आज प्रदेश का बन चुका है। हरियाणा सरकार के विद्यालयों में विद्यार्थी हर विषय के अध्यापक कब मिलेंगे, ये एक सवाल पूछते हैं। आज सरकारी स्कूलों में कोई विद्यार्थी नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा प्रदेश का इस सरकार से। सरकारी स्कूलों के हालात जर्जर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई बजट और कोई उसका नहीं है। ये एक सवाल है, किस शिक्षा की बात करती है आज सरकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस हरियाणा प्रदेश की जनता का इस सरकार के साथ है। आज प्रदेश की सड़कें बुरा हाल, गड्ढों में, आज शहरों की सड़कें। मैं रोहतक में एमएलए हूं, सेक्टर 14 में मेरी खुद की सड़क के सामने इतने गड्ढे हैं। 20 बार कमिश्नर को रोहतक उसको कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। बिजली में आज बिजली के बिलों की इतनी भारी, पूरे प्रदेश के अंदर इतने मोटे, इतने फास्ट मीटर चलते हैं कि आज गरीब आदमी का जो 500, 400, 200 रुपये बिल आता, किसी का भी 1000 से कम बिल नहीं आ रहा। और जिसकी वजह से वो कंडीशन लगा दी 12,000 की, उनके जो है ना पीपीपी में उनके वो सारे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनकी वो सारी सुविधाएं सरकार ले रही है। इतना बड़ा एक भयंकर खेल, उसका एक सवाल है उस प्रदेश की जनता का, ये कैसा खेल, कैसा जो है ना गरीब के उद्धार की बात सरकार कर रही है। आज अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। हमारे वहाँ खानपुर मेडिकल कॉलेज था, जिसका एक नाम था, उम्मीद थी, आज वहाँ ना डॉक्टर बचे हैं, ना मशीनें बची हैं। एक वहाँ से मशीनें शिफ्ट कर दी गई दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ के डॉक्टर स्टाफ को शिफ्ट कर दिया गया। अब कल मेरे पास रोहतक पीजीआई से फ़ोन आया हुआ था, वहाँ कार्डियो हार्ट के जो डॉक्टरों की जो टीम है उसको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह, जबकि सबसे ज़्यादा लोड रोहतक पीजीआई के ऊपर है। आज इतना बुरा हालत है रोहतक पीजीआई का, खानपुर मेडिकल कॉलेज का, कि आप जाके खुद एक बार विजिट करें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी मीडिया के साथियों से, मैं आपको सारी सुविधा प्रोवाइड कराऊंगा। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आप प्रैक्टिकल जाकर वहां एडमिट पेशेंट से उन हॉस्पिटलों की हालात के बारे में जायजा लें, तो आपके सामने ये सच्चाई, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करती है, उनकी आपके सामने आएगी। ये हालात हैं आज खिलाड़ियों का हाल। आज आप सब जानते हैं, मेरे प्रदेश की वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर जिस प्रकार से अपने साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांग रही हैं, और सरकार की तरफ से चुप्पी साध कर इस मुद्दे को इतना जो है ना वो किया जा रहा है। और जो वो उनका कल्पिट, वो बदमाश, वो आज भी जो है उनके ऊपर, आज मैं सोशल मीडिया पर उसने जिस प्रकार की टिप्पणी उनके हमारी बहन बेटियों के लिए की है, कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। यानी इतना खुला आम, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक सवाल इस प्रदेश की जनता पूछती है, ये कैसी सरकार है। उसके बाद सीटी क्वालिफाई को लेकर मेरे प्रदेश का युवा आज कितना आक्रोशित और आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध बुध नहीं दी। उन अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में बैठने का कब मौका मिलेगा जिन्होंने सीटी को क्वालिफाई किया है? तरह तरह की कंडीशनें लगाकर, नए नए पोर्टल लॉन्च करके कब तक सरकार जो है इन लोगों को परेशान करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस प्रदेश की जनता का इस प्रदेश की सरकार से है। वो आप सब के माध्यम से मैं इस सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की है। तरह तरह के आज पोर्टल की सरकार बन गई है, हर तरह के इतने कंडीशनें लगाकर उस गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार के उस गरीब को उन अपनी सुविधाओं को करने के लिए किया जा रहा है, जिसका वो उस पोर्टल के चक्कर में उलझे खड़े हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये सारे गंभीर इश्यूज को लेकर आज मैंने आप सब साथियों को यहाँ बुलाया था, और इसके लिए आपका कोई सवाल हो तो मेरे जो पॉइंट्स थे मैंने आप सबके सामने रखे हैं। चुनाव आ रहे हैं कुंडू जी, तो जनसेवक मंच कुछ उसका कोई रोल रहेगा चुनाव? आज वो सब दर्शाने और बताने के लिए मैंने पीछे ये प्रेस वार्ता में होर्डिंग अपना लगा दिया। इससे आपको संदेश और संकेत बड़े साफ मिल गए होंगे कि ये मंच आगामी समय में प्रदेश के अंदर बहुत कुछ करने जा रहा है। चुनाव में रोल प्ले करेगा? मैंने बताया ना, उसी के लिए आपको संदेश देने के लिए लगवाया है मैंने। ये जो कंपनी ने इनका जो बीमा की राशि थी, जी बीमित राशि, जिसको जो हमारा सरकार और ये दोनों मिलकर किसान देते हैं, हाँ, वो वापस किया है 7 महीने के बाद। किसान को तो जो किसान भरता है, ये किसान जो भरता है वो राशि वापस की है। प्रीमियम वापस कर दिया। प्रीमियम कुछ लोगों का बैंकों से, जो बैंक को भैया तो बैंक ने वापस किया, जो किसान भरता है। बाकी तो कारण तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं। ये चीज़ें वो निगरानी समिति की जो कमेटी बनी है उसके अंदर पूरी तरह एक्सेप्ट किया हुआ है कि किसान के डॉक्यूमेंट पूरी तरह कंप्लीट होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से उन बीमा कंपनियों ने उनका
इसमें ये है। कुछ मर्जी से कुछ लिखा होगा, कार्ड लिखा होगा। भाई आप ये बताइए, मैं आपके सवाल है, 7 महीने के बाद जब क्लेम चलेगे कौन सा अधिकार बनता है? यही तो गलती गलती पकड़ी जाएगी ना, तो होगी ये क्या लिख के 7 महीने बाद क्यों? नहीं नहीं, मैं ये पूछता हूँ 7 महीने के बाद खेवट के उसको दिखा रहे हैं अगर कुछ। कोई खेवट का, किसी का नाम का, किसी इस टाइप की छोटी छोटी चीजों को लेके, नहीं नहीं, आप मुझे, मैं आपसे पिछले पूछता सालों हूँ, में वो अप्रूव्ड भी होता था। पहले अगर मैं आप में एक मिनट में टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट मैं बताता हूँ। ये क्या बैंक ने क्या कार्ड लिख के भेजा, कुछ तो लिखा होगा। यही ये मेरी सुनो ना, मेरी सुनो, वो त्रुटि पूछने के लिए 15 दिन का समय होता था, जो तो पहले प्रोसेस में चलता था। हाँ। हाँ। लौटाने का कारण तो कुछ मैं बता देता हूँ भाई। कोई 8 खेवट, महीने बाद क्यों भेजे? कोई खेवट की गलती निकाल दी, किसी में कोई नाम की करेक्शन निकाल दी, किसी में कोई किला नंबर की करेक्शन निकाल दी। इसके बाद की बात है सर, पॉलिसी इशू होने के बाद रिजेक्शन आई 7 महीने के बाद। किसकी जैसे आप पेमेंट पॉलिसी नहीं आती, उसके अंदर एक्सेप्ट किया जाता है सीएससी सेंटर पे ऑनलाइन। उसको कोई पॉलिसी नहीं आती किसान के पास, उसको एक्सेप्ट का मतलब आपका फाइल, आपका पैसा उन्होंने ले लिया, आप वहाँ रजिस्टर्ड हो गए हो, आपकी ये फसल रजिस्टर्ड। टेक्निकल कोई भी गलती निकाली है टेक्निकल तौर पे, तो उस गलती में तो किसान अपना ऑब्जेक्शन दे दिया, मेरा नाम हाँ। ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरी पेमेंट नंबर ये है। वो जो आप पवन भाई आप पूछ रहे हैं, उसके लिए किसान के पास कंपनी का ये आना है, आपकी ये करेक्शन है, इसको दूर कीजिए, ऐसा कोई उनसे नहीं मांगा गया, अपने लेवल पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि उसके लिए 15 दिन का समय होता, 7 महीने बाद ऐसा नहीं होता, जब उसका क्लेम भी पास होकर वहां बैंकों में चला गया तब ये प्रोसेस किया गया है, और इसको सरकार के अधिकारी और उस निगरानी समिति ने एक्सेप्ट किया है। कितने किसान ऐसे लगभग 4,500 किसान के करीब जो आंकड़ा मोटा मोटा मिला है, जींद, हिसार, कैथल, रोहतक और इन सब मिला। ये हाँ, ले मैं सुमित आपको बताएगा, बहुत डीपली इसके ऊपर संघर्ष कर रहा था। भाई जो आपका सवाल था ना, 2016 से स्कीम शुरू हुई थी और बैंकों से लगातार बीमा ऐसे ही कट रहे, जो लोनी फार्मर केसीसी के मैंडेटरी, ये फार्मर बैठा हमारे साइड में, तो इसकी हम डॉक्यूमेंट भी लेकर आए हैं। तो इसने बैंक में जाकर हर साल बीमा कटवाता था। तो पहली बार ऐसा क्या हुआ, पिछले 3-4 साल से बीमारी चली हुई है पिंक कलर का कीड़े की, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो पहली बार ही बैंकों से किसानों के बीमे रिजेक्ट हुए, वो तब हुए हैं जब 32,000 रुपये तक प्रति एकड़ किसानों का बीमा बनकर तैयार हो गया था और किसानों को जागरूक किया गया था। गलती है तो बैंक की है, गलती है तो सरकार की है, गलती है तो बीमा कंपनियों की है, किसान द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई है। पिछले साल इसी किसान ने जब धान का बीमा नहीं कटवा था, गलती से बैंक ने काट लिया, ये आज भी कोर्ट में इसका केस चला हुआ है, तो वो अप्रूव हो गया सेम डॉक्यूमेंट में पिछले साल। उसने पिछले साल बाड़ी का था, वो भी अप्रूव हो गया जब पैसे नहीं देने थे। जब पैसे देने आए हैं तो तब इन्होंने रिजेक्ट किया, तब पैसे ही वापस कर दिए और बैंक बताने को तैयार नहीं है, ये हमारी गलती है, कंपनी की गलती है, सरकार की गलती है, ये फॉल्ट है भाई साहब इसमें, ये डॉक्यूमेंट रहे। रिजेक्ट क्या किया डॉक्यूमेंट बताओ, ऐसे नहीं बात। रिजेक्ट ये कर दिया कि वो बीमा रिजेक्ट करके उसकी बहुत सारों की जो बीमा भरा था किसान ने, वो वापस उसके खाते में डाल दिया। हाँ, राशि लौटा नहीं लगती। केवल बैंकों की, सीएससी की नहीं। सिर्फ केवल बैंकों की। प्रीमियम राशि लौटा दी है किसान की। हाँ, मुद्दा ये क्लेम अगर टोटल बात करें तो 500-600 करोड़ से ऊपर का क्लेम बनता है ये 4,500 4,500। नहीं, ये जो आप वो 4,500 किसान बता रहे हैं, सबका उन्होंने कैंसिल कर दिया। नहीं, ज्यादातर किसान का है। एक और उन्होंने एक और कर रखा है, करीब करीब 40 तो इनके गांव के ही हैं, आसपास के गांव के, उसी बैंक से सेम डॉक्यूमेंट होते हुए धान का अप्रूव कर रहे हैं और कॉटन का रिजेक्ट कर रहे हैं। कारण क्या है, धान का तो उनको किसान देता करीब करीब 1,800 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम, जो 5% लेते हैं, कंपनी के पास जाता। फिर हाँ, फार्मर हरियाणा सरकार उसमें शेयर डालती है, भारत सरकार उसमें शेयर डालती है, करीब करीब ये 5-6 हज़ार के करीब करीब होता है। तो देने आ रहे थे 32,000 और धान का बैठता था 3-4 हज़ार के करीब करीब, देना नहीं रहा था एक भी, वो तो कंपनी ने डकार लिया। मतलब मनमानी सीधी सीधी डॉक्यूमेंट है, एक बैंक से एक ही तरह के लोग। एक्सेप्ट कर दिया। वही धान का तो accept इसमें करें। इशू है, वही किसान, और कपास का कैंसिल कर दिया। वही किसान, वही डॉक्यूमेंट, वो धान का तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कपास का रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसमें वो क्लेम ज्यादा है। उसमें क्लेम बनता नहीं था, उसमें क्लेम बनता है। ये सीएससी की रिपोर्ट है। ये सीएचसी की रिपोर्ट है जिसमें डिस्क्लेम 80 फार्मर थे, 9 के अप्रूव करे सेम डॉक्यूमेंट, इसमें 8 धान के हैं और करीब जो ये कॉटन वाले अप्रूव कर दिए उसी किसान के और वही डॉक्यूमेंट से, और उसके
कॉटन के रिजेक्ट कर दिए और उसके धान वाले एक्सेप्ट कर लिए। ये CHC की रिपोर्ट है। जेपी दलाल ने एक PDF जी। उसमें बीमा कंपनी के अधिकारी भी थे। इसका जो पैसे रिजेक्ट हो गया है वो करना। रिजेक्ट की कुछ बता नहीं रहे सर वो। ये तो आपका पेड है, पेमेंट है। सर एक वो कोई रीजन नहीं बता रहे, किसान को कोई हमारे रीजन। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए इसका। हम आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे, पहले तो बात आप चीनों से बात कीजिए। ये बेचारा कोई ये हमारे गाँव पास query आ रहा है, हमारे आप पास बिल्कुल आपकी क्वारी, अगर कुंडू साहब ने कहा है कि ये हमें वो कागज तो दिखाओ जो रिजेक्ट किया उसको कहा- उन्होंने कोई कागज नहीं दे रहे वो तो किसान आपका को। केवल मात्र बिना कागजों के आक्षेप है। वो कोई कागज दे तभी तो किसान आप दिखाएगा। किस आधार पे कह रहे हैं रिजेक्ट हो गया? किस आधार पे? पैसे उसके वापस उसके कर पैसे वापस आ गए अकाउंट में। ये जो कागज पैसे वापस आए वो दो ना कागज। तो ये है ना पैसे वापस का डॉक्यूमेंट आपके पास। आपने उसका ये सर्वे हुआ है। हम कहना ही चाह रहे हैं कि ये वो- सर्वे का उस किसान, ये रिपोर्ट निगरानी समिति की वहां से हरियाणा सरकार के पास पूरे किसानों की कंसोलिडेट होके आ चुकी है। उस निगरानी समिति ने ये सब मान के कि किसान ने सब कुछ पूरा किया हुआ है। निगरानी रिपोर्ट दे दो। निगरानी मैं दे समिति की देता हूँ, रिपोर्ट आगे। कुछ तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना। मैं दे देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। आपको जितने चाहिए सर उतने दे देंगे हम। ये एक ही बहुत है। विधायक जी, मैं कह रहा हूँ खबर तो तभी डेवलप होगी जब निगरानी आपने बहुत बड़ा इशू उठाया है। 700 करोड़ का ऐसा इशू है बड़ा ये इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है, तभी तो ये आपके इसको क्वेश्चन निगरानी नहीं करते। ये लेकिन हमें आधार चाहिए। ये सरकार के पास आप मांगोगे ना, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपके पास निगरानी कोई उसके तैयारी के साथ आप बिना तैयारी के आते नहीं वैसे। नहीं आता नहीं, बस एक निगरान मेरे ये एक ही डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट में लेके आया हूं। एक बार बैग में देखिएगा डॉक्यूमेंट निगरानी समिति का होगा वो। DLMC की मीटिंग में जो फैसले होते हैं ना, जो वो देखो, हाँ वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं आपको हर उसमें डॉक्यूमेंट। लिखा गया कि अब किसान ठीक है, मैं भी गलत हूँ। यस, वो डॉक्यूमेंट एक बार बैग में देखिए भाई। कौन सी अच्छा बैग? इसमें सर एक और आपको जो सरकार द्वारा एक गाइडलाइन बार दी जाती है वो- MO बैग में देख ले भाई। इसमें एक चीज़ दिखा देते हैं आपको जो आप चाहिए आपको। इसमें लिखा हुआ है टाइम फ्रेम में सीधा लिखा हुआ है किसान की फसल में अगर नुकसान होगा ना तो उसको 72 घंटे के अंदर अंदर अपना फार्म सबमिट कराना होगा। तो उसी के आधार पर टाइम फ्रेम बीमा कंपनियों को ऊपर भी है। अगले 10 दिन के अंदर सर्वे करना होगा और टाइम फ्रेम क्लेम का भी पैसे किस टाइम पे आने चाहिए। अगले 15 दिन में सब्सिडी के पैसे आने चाहिए। कोई प्रेजेंट ठीक नहीं आपकी बात। सर आप जो कह रहे हो ठीक है। सर, सुन तो लीजिए। नहीं इसी में एक सवाल तो बढ़ गया ना। अगर उसके 15 दिन के बाद पैसा आना चाहिए, 7 महीने हो गए तो भी पैसा नहीं ये आया। पॉइंट ठीक है। हाँ। लेकिन जो रिजेक्ट 15-7 महीने के बाद जो उसका डॉक्यूमेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं होगी तो मैं मंगवा के आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। मैं आपके ग्रुप में ये रिपोर्ट में मंगवा के डलवा दूँ। कोई नहीं है तो मंगवा ले, मैं आपके ग्रुप में डलवा दूँ। जी जी देखिए, पेपर निकालना उसमें तरह तरह के वो आते थे पीछे जो पेपर लीक होते हैं। अब जो जिसको अपने लोगों को बताना, उनको यही तो बताना जो 2022 का क्वेश्चन था उसको पढ़ लो, वो सेम है। उसमें तो ना निकालना ना किसी से पूछना। उन्होंने इंटरनल 2 लोगों ने जो पेपर सेट करना उनको पता, उन्होंने कह दिया पिछले साल का उठा लो, बस हो गया पेपर लीक। और क्या होगा? इससे एक नया ऐसा आसान तरीका जिसमें वहाँ अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तरीका अडोप्ट किया गया है इसमें। और आप इसको सीधा पेपर लीक मान रहे हैं। इसको कोई त्रुटि उनके लॉस के वैसे नहीं मानने की उनको। उन्होंने, मैंने बताया ना, जब इतना ही तो बोलना है, 2022 का पेपर पढ़ के तैयारी करके चले जाओ, बात होगी खत्म। आप एक इनोवेटिव वे बता रहे हैं, मतलब ये एक इनोवेटिव वे है। यस 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 यस, नई इनोवेटिव। नई इनोवेशन, एक नया तरीका इजाद करके प्लानिंग से ये करके किया गया है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि वही पिछले लास्ट ईयर का पेपर मैंने पूछा, ये पहली बार ऐसा हुआ। कोई एक आधा क्वेश्चन कोई आ जाए तो वो अलग बात होती है, अदरवाइज ऐसा पूरा पेपर इस प्रकार से आना ये फर्स्ट टाइम का वो है। तो आपको इनाम हैं जी? हाँ, इसके लिए तो वो जो है ना, इस बहादुरी के लिए, इस दिमाग के लिए उनको इनाम तो देना पड़ता है। सरकार, वैसे सरकार तो देगी उनका इनाम। बाद में देना, आराम से दे देना। वो मैं भिजवा दूँ, कोई बात नहीं, वो मैं भिजवा दूँ। जी सवाल है कि आप इतने पावरफुल MLA हो, चीफ सेक्रेटरी से तमाम अफसरों से आप मिलते हो, 2 इश्यूज आपने बताए जी। बीमे वाला और दूसरा ये, क्या आपने HPSC का इशू CM से बाकी लोगों के सामने मैं आज ये सारे चीज़ें रिटर्न में CM साहब को और चीफ CS साहब को उनके पास भिजवा रहा हूँ। आप जा रहे हो उनके पास? मैं CM साहब तो है ही नहीं,
सीएम साहब तो जनसंवाद के लिए गए, वो जनता का दुख जानने आए, क्या कैसे दुखी है हमारी सर, जनता। आप अपने जनसेवक बता रहे हो। जी कुल्लू साहब, आप जो बता रहे हो जनसेवक मंच, जी सबसे पहला चुनाव हो रहा है अम्बाला का उपचुनाव, जी, क्या एजेंडा है पॉलिटिकल? बिल्कुल साफ बात करो। देखिए मेरा एजेंडा आने वाली विधानसभा है। उनको साहब इसमें जुड़ा एक सवाल है, जनसेवक मंच आप कह रहे हैं कि आपने पोस्टर लगाया तो आपसे कुछ नहीं हो गया। जी जनसेवक मंच पार्टी बन गया है, बनने वाला है, आपने पार्टी के लिए बिल्कुल, आप सब सर दूसरा ये जो कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, यहाँ पे पार्टियां भी है, इन पार्टियों के बीच जनसेवक मंच के पास ऐसा क्या भाग हो रहा है किसी का 2024 का चुनाव में बिना सर्कल के आप उतरेंगे और जादू हो जाएगा? महम में भी वो सारी बड़ी बड़ी पार्टियां थी। महम से जब बलराज कुंडू निकल के आ सकता है तो पूरे प्रदेश में ऐसे बलराज कुंडू और भी आएंगे। महम में बड़े बड़े धुरंधर थे उन पार्टियों के, और बड़े बड़े प्रचारक आए थे वहां पर। मैं अपना जन सेवा की सोच के इस प्लेटफार्म के साथ ही आगे बढ़ूंगा। नहीं, इसी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर यस, वो सब प्रोसेस में है, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर उसकी एक बड़ी आगाज बांगर की धरती जींद से उसका आगाज किया जाएगा। अगर अम्बाला लोकसभा चुनाव हुआ तो बलराज कुंडू कहाँ होंगे, वहाँ क्या करेंगे? बलराज कुंडू का उद्देश्य आने वाले 2024 के विधानसभा को एजेंडे को लेकर चल रहा हूँ। मैं बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। लगातार आप हरियाणा के दौरे कर रहे हैं, अभी भी 2 दिन बाद फिर दौरा है आपका। वहाँ पर एक ऐसा घोटाला जो आपके सामने है, अभी तक आपने उठाया नहीं। जल भराव के 35 करोड़ रुपए आए, एक पटवारी द्वारा ऐसे लोगों के खाते में डाल दिए गए जो खेती ही नहीं करते, ऐसी महिलाओं के खाते में डाल दी जो नौकरियां करती, उनकी जमीन नहीं है, और वो पटवारी आज पुलिस की कस्टडी में है। तो वहाँ के किसान लगातार वहाँ तहसील परिषद में बैठे हैं, तो ये मुद्दा भी आप उठाने का काम करें। टिकरू भाई, ये मुद्दा मेरी नॉलेज में आया नहीं था। 10 दिन से पटवारी पुलिस मेरी नॉलेज में किसी ने ये मुद्दा नहीं मेरे संज्ञान में लाया, नहीं तो मैं ये मुद्दा भी जरूर उठाता। अब आपने मुझे मेरी नॉलेज में डाला है तो मैं ये मुद्दा भी जो है सरकार के पास इसको उठाने का काम करूँ। डॉक्टर साहब, एक वैसे केस तो पुराना है, पर क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी दिनों के बाद आपने की है जी, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले विधायक का सबसे बुलंद आवाज आपकी रखी है। जी राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ था कि आपने वोट नहीं डाले? क्या जी? राज्यसभा में ये सवाल तो पहले मेरे ख्याल मीडिया के साथियों के सामने में आज इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रणाली को दुरुस्त करने वाले सबसे मजबूत आजकल उस लोकतंत्र प्रणाली के अंदर एक नाटो भी आ गया है, किसी को वोट ना डालें। नोटा सॉरी, वो नोटा का मैंने इस्तेमाल किया था उसमें। नाटो मतलब नाट प्रणाली, बात तो वो देसी वाली थी, नाटो तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। तो वो उस प्रणाली का इस्तेमाल करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अगर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट डालता तो आप मीडिया के साथियों के इतने सवाल होते, शायद मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। रही बात दूसरे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, क्या इस हरियाणा प्रदेश 2.5 करोड़ जनता के अंदर उस कांग्रेस के हाईकमान को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राज्यसभा के उम्मीदवारी के लायक हो? तो ऐसे भारी व्यक्ति को, जिसको हरियाणा के प्रॉब्लम्स के बारे में कोई इशू का पता ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट में क्यों डालूं? इसलिए मैंने वो निर्णय लिया था। और उसमें अगर मैं डाल भी देता किसी को, तो आप लोगों के, इस जनता के इतने सवाल मेरे ऊपर दागे जाते, शायद मैं उनका जवाब भी ना दे पाता। इसलिए मैंने अपने विवेक से, अपने चिंतन से, और अपने कोई जो खास मेरी टीम के लोग हैं उन साथियों से विचार विमर्श करके ये निर्णय लेने का काम। ये निर्णय पूरे 2 बजे के आसपास हुआ जाके? नहीं, निर्णय मेरा पहले से ही था। तो आपसे कुछ लोग गए थे मिलने के लिए? तो मैं बिल्कुल गए थे, आप सब मीडिया के साथी उनको कर रहे थे, उन्होंने प्रयास किया। नहीं, नेता भी गए थे। नेता गए थे, बड़े बड़े प्रदेश के नेता गए थे, दोनों तरफ के नेताओं की बात चल रही थी, फ़ोन भी आ रहे थे, मिले भी थे मेरे से। लेकिन मेरा जो
फैसला वो अडिग था और वही मैंने उस फैसले पर रहा और आकर आप मीडिया के साथियों के रूबरू हो गए, मैंने उस बात को आपके सामने रखा भी था। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे इशू सामने आते हैं जब देखिए, कहने को तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, जनसंवाद सरकार को करने चाहिए, लेकिन जनसंवाद का मतलब होता है कि सरकार जो लोगों के बीच में जाकर उनसे वन टू वन डायरेक्टली संवाद करे। उसका मतलब होता है कि अब तक के पीरियड में सरकार की कार्यशैली से क्या लोगों में रोष गुस्सा है या क्या गलतियां हुई हैं, उनको लोग बताएं और उनको सरकार के मुखिया सहजता और विनम्रता के साथ में सुनकर उसका समाधान निकालने की बात करें। लेकिन यहाँ इन जनसंवाद में जो दृश्य देखने को मिला है, जो व्यक्ति वहाँ सरकार की खामियां और गलतियों को उजागर करता है, उसको पीटना और उठाकर फेंकने का और दूसरी पार्टियों के एजेंट होने का नाम लेकर उनके साथ इस प्रकार का माइक में बोलकर उनको इस प्रकार से वो किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये लोकतंत्र का जो है ना अपमान है और उस जनसंवाद शब्द का भी अपमान है। जैसा आपने कहा कि 2024 विधानसभा पे आपकी नजर है, पूरा उसी की तैयारी कर रहे हैं, क्या 90 की 90 विधानसभा पे आपके बंदे होंगे? ये समय बताएगा। अभी क्या ऐसा नहीं है कि मैं 90 विधानसभाओं को, मेरे को जितने अच्छे ईमानदार व्यक्ति तो जो जन सेवा की सोच के लोग होंगे मेरे इस प्रदेश के, मेरे भाई बहन पढ़े लिखे, मैं उतने ही लोगों को उतारूंगा, नंबर पे नहीं जाऊंगा। मुझे अगर 20 लोग ऐसे अच्छे मिलते हैं तो 20 पे ही लड़ेंगे, अगर मुझे 30 लोग मिलते हैं तो 30 पे लड़ेंगे, अगर 50 ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं तो 50 पे लड़ेंगे और 90 मिलते हैं तो 90 पे लड़ेंगे। बोलिए, तय है कि हमने विधानसभा चुनाव लड़ना है? बिल्कुल। और जनसेवक मंच के बैनर तले? बिल्कुल। जनसेवक मंच या मंच से जो आगे हम राजनीतिक दल, क्योंकि मंच तो मंच होता है, बिल्कुल वो प्रोसेस में डाला हुआ है, प्रोसेस में डाला हुआ है। आने वाले 2-2.5 महीने में शायद वो प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो उसके बाद आप सब साथियों के बीच में आकर उस दल की अनाउंसमेंट भी करेंगे और उसकी आगे क्या एजेंडा और क्या मैनिफेस्टो लेकर हम प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, वो सब बातें आपके समक्ष रखी जाएंगी। अभी थोड़ा सा तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, तो उसको थोड़ा रखो, फिर 2 महीने 2.5 महीने के बाद में आप सब के साथ बैठेंगे और तब नाम पूछ रहे थे, मैं कहा नाम पूछ रहे, अपने नाम भी करा रहे हैं पार्टी रजिस्टर या किसी और प्रॉक्सी करा रहे हैं? नहीं नाम से ही होगा। बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि चुनाव अकेले लड़ेंगे किसी दूसरी पार्टी के साथ में समान विचारधारा के कोई ये समय बताएगा कि हमारे मैनिफेस्टो और एजेंडे पर कोई ऐसी पार्टी के साथ हमारे विचार मिलते हैं तो वो निर्णय उस टाइम लिया जाएगा। राजनीतिक बातें कई बार समय पर तय होती हैं, वो एडवांस में उस चीज़ के ऊपर कुछ कहा नहीं जाता।